डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बुनियादी वजूहात क्या हैं? डिसोसिएशन क्या होती है? डिसोसिएशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ द रियलिटी कि पर्सन जो है अपना किसी ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे किसी बिलव वन की डेथ हो गई है उसका कुछ आजकल बहुत ज़्यादा लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, तो कोई भी फ़र्द ऐसी कौन सी एहतियाती सबसे पहले तो ये देखें कि आप रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग स्क्रीन पॉजिटिव रखें, लोनलीनेस बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना, आप अपने कम्युनिकेट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शमसुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बुनियादी वजूहात क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं जिसका सामना किसी भी मरीज़ को करना पड़ सकता है, और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का इलाज कैसे मुमकिन है। ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जाएँ जिसके ज़रिए हम नफ्सियाती मसाइल से बच सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट महानूर रज़ाक साहिबा। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे समझ सकते हैं? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स पे बात करने से पहले हम देखेंगे कि डिसोसिएशन क्या होती है। डिसोसिएशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ द रियलिटी। पर्सन जो सोच रहा होता है और जो उसकी सराउंडिंग में हो रहा होता है, इनमें बहुत ज़्यादा वाज़िया डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में इम्पेयर्ड ऑफ थॉट्स, मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफिकेशन, मतलब पर्सन जो है उसको अपनी अवेयरनेस नहीं होगी, वो बिल्कुल अपनी सराउंडिंग से जो अपनी रियलिटी से बिल्कुल कट डाउन हो जाएगा। उसको अपनी थॉट्स, अपनी फिजिकल सेंसेशंस, अपनी सराउंडिंग्स, इवन अपनी आइडेंटिफिकेशन का भी पता होगा। वैसे हम कहते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की कितनी इकसाम है और इसकी बुनियादी अलामात क्या हैं जिसका सामना किसी भी मरीज़ को हो सकता है? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के आगे थ्री कैटेगरीज हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ डिसोसिएटिव एमनेसिया, second one is depersonalization and derealization, and the third one and the most rare disorder is dissociative identity disorder। हम पहले बात करते हैं डिसोसिएटिव एमनेसिया क्या होता है। एमनेसिया में बेसिकली मेमोरी लॉस होता है पर्सन। अब आगे एमनेसिया की भी टू कैटेगरीज हैं, जैसे लोकलाइज्ड एमनेसिया और जनरलाइज्ड एमनेसिया। अब लोकलाइज्ड एमनेसिया में क्या होता है कि पर्सन जो है अपना किसी ट्रॉमेटिक इवेंट जैसे किसी बिलव वन की डेथ हो गई है, उसका कुछ चाहे रेप हुआ हो या कोई भी ऐसा इंसिडेंट उसके लिए बहुत ट्रॉमेटिक होगा, वो उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। ये होता है लोकलाइज्ड एमनेसिया। और जो जनरलाइज्ड एमनेसिया होता है उसमें ये होता है कि पर्सन किसी भी आम चीज़ को भूल जाएगा। जैसे उसने बचपन में किस घर में रहता था, उसने शादी अटेंड की तो उसने कपड़े कौन से पहने हुए थे, लास्ट वीक में उसने खाना क्या खाया था, ये सब कुछ जो है जनरलाइज्ड एमनेसिया में आ जाता है। सेकेंड टाइम है डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन उसमें डिटैचमेंट ऑफ आवर सेल्फ, पर्सन जो है अपनी ज़ात से ही बिल्कुल डिटैच हो जाता है। और डीरियलाइजेशन होती है डिटैचमेंट ऑफ द रियलिटी, यानी कि पर्सन जो है रियलिटी से, अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल डिटैच हो जाता है। और इस कंडीशन में जो पर्सन है बिल्कुल इमोशनली, फिज़िकली बिल्कुल नम हुआ होता है। और डीपर्सनलाइजेशन, अगर डीरियलाइजेशन किसी को है तो वो बंदा जो है अपनी कोई भी रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता लोगों के सामने। और ये सबसे लीस्ट इसकी सिवियरिटी बहुत कम होती है इसकी। एंड द थर्ड वन डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसे हम मल्टीपल डिसऑर्डर कहते हैं, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है बेसिकली ये। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर लेता है। अक्सर हम मूवीज़ में देखते हैं एक बंदा जो है बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा पुरसकून होगा, और अगले ही थोड़ी ही देर बाद जब उसके बाद दूसरी पर्सनैलिटी आएगी तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा वायलेंट, बहुत ज़्यादा क्राइंग, शाउट करेगा, चीज़ें फेंकेगा। तो उसमें क्या होता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल दूसरी पर्सनैलिटी में वो शिफ्ट कर लेता है। तो इसे मैं कहते हैं DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स में बेसिकली ये इस वजह से भी होता है कि जब पर्सन अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस ना कर रहा हो किसी के सामने, जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा हो, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर होती है उस वजह से वो अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर लेता है। बाज़ केसेस में ये रिपोर्ट किया जाता है कि इसमें वो डेलिबरेटली अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर इसकी रूट कॉज की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री होता है, इसमें पर्सन का कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ही जो है खुद ब खुद अपनी इनवॉलेंट्रली पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर लेते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स किन लोगों को ज़्यादा होते हैं? डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स उन लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं जिनको चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया गया हो, चाइल्डहुड अब्यूज़ जिनके साथ बहुत ज़्यादा किया गया हो, उन पर्सन में ज़्यादा होता है। या आपकी ब्रेन इंजरी अगर आपकी हुई हो, या कोई ट्रॉमा आपके पास में ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स की बुनियादी वजूहात क्या हैं?
बुनियादी वजूहात की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि आपका कोई भी ट्रॉमा बहुत ज़्यादा जिन लोगों की लाइफ में हुए हैं, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स ज़्यादा हैं। इसके अलावा कोई ब्रेन ट्यूमर, अगर मेडिकल हिस्ट्री की थोड़ी बात की जाए जिसमें अगर ब्रेन ट्यूमर है बहुत आपको हुआ है, कोई हेड इंजरी अगर हो गई हुई है। इसके अलावा अगर आपको स्ट्रेस, अब ज़्यादातर देर तक प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में अगर आप रहते हैं तो डिसोसिएटिव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कोई पर्सन अगर सब्सटेंस यूज़ कर रहा है जैसे अल्कोहल, डिफरेंट ड्रग्स अगर वो ले रहा है तो इससे भी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं चांसेस इसके। अगर किसी भी फ़र्द को डिसोसिएटिव डिसऑर्डर हो चुका है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है? हाँ, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का इलाज दो तरह से मुमकिन है। एक तो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसमें आपको रिलैक्स रखने के लिए डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स देते हैं, एंटी न्यूरोटिक्स देते हैं कि पर्सन रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा इसकी साइकोथेरेपी की जाती है जिसमें डिफरेंट थेरेपीज़ हैं, लाइक CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की जाती है, DBT है, डाई इलेक्ट्रिक बिहेवियर थेरेपी की जाती है। इसके अलावा डिफरेंट बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। किसी भी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको साइकोथेरेपी की तरफ लेके जाएगा। अगर इसकी सिविरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है फिर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको अल्टीमेटली मेडिसिन और डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स वगैरह, एंजियोलाइटिक्स भी, क्योंकि इसमें पेशेंट की एंजाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके लिए पेशेंट को रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको काम रखने के लिए डिफरेंट पिल्स वगैरह और डिफरेंट मेडिसिन देंगे। आजकल बहुत ज़्यादा लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो रहे हैं, तो कोई भी फ़र्द ऐसी कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाए जिसके ज़रिए वो नफ्सियाती मसाइल से बच सकता है? सबसे पहले तो ये देखें कि आप रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम लोग स्क्रीन एडिक्ट इतने हो चुके हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो हो रहा होता है, इवन हमारे पेरेंट्स बैठे हैं, हमारे सिबलिंग्स बैठे हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो सोशल मीडिया और स्क्रीन एडिक्शन को थोड़ा कम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, लोनलीनेस बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना, आप अपने कम्युनिकेट ज़्यादा किया करें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया करें। इसके अलावा ये है कि अपना इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रिलैक्स रखें। इसके अलावा क्या हो सकता है कि आप अपनी एक्टिविटी शेड्यूलिंग, आप रात सोने से पहले अपने सारा दिन अगर आप प्लान कर लेते हैं और अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना लें, अगर कि मैंने दिन में सुबह उठना है, ये करना है, दोपहर में ये करना है, रात में ये करना है, तो अगर आप सारे दिन के वो प्लान्स अचीव कर लेते हैं तो रात को आपको एक अलग सी सेटिस्फेक्शन होगी, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे उस पर। तो ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में उनकी रूट कॉज यही होती है, वो शुरू की होता है कि आप परेशान बहुत ज़्यादा होता है, पर्सन डिप्रेस बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने देखा है कि हम डिप्रेस क्यों हो रहे हैं, हमने उस डिप्रेशन से निकलने के लिए, उस स्ट्रेस से निकलने के लिए ये सारी चीज़ें लानी है, अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को बढ़ाना है। आप खुश किस तरह से रह सकते हैं, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको बात करना पसंद है लोगों के साथ, आपको अच्छा खाना खाना पसंद है, आपको जो भी काम पसंद है आप उसको नोट डाउन करें, उनकी लिस्ट बनाएं कि आप किस तरह खुश रह सकते हैं। और डेली आपने 2 से 3 चीज़ ऐसे करनी है जो आपकी पर्सनल हैप्पीनेस को एक्सीड कर दे। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटीज़ जिस तरह एक्सरसाइज है या वॉक या रनिंग जो है, ये कितने मददगार साबित हो सकते हैं नफ्सियाती मसाइल से बचने के लिए? हाँ, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में एटलीस्ट वॉक, जैसे कुछ डायबिटिक पेशेंट्स आ गए, कोई भी इस तरह से आ गए तो हम उन्हें कहते हैं स्ट्रेस के जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो उनके लिए वॉक जो है मेडिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप डेली वॉक करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, फ्रेश एयर में जाएं, ग्रीन चीज़ें देखें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए। महानूर रज़ाक साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे नाजरीन जो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में जानना चाह रहे थे कि इस डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस इंटरव्यू के बारे में अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।